प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा में आज जिस विषय पर हम प्रकाश डालने वाले हैं वह राजनीतिक और कानूनी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में जिसकी जानकारी हम में से हर व्यक्ति को होना चाहिए, वह जानकारी आज हम आपके समक्ष लाए हैं। मूल रूप से आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह हम एक परिचयात्मक सत्र के रूप में इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि हम बात करेंगे कि बेसिक टेनेट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात जो भारत का संविधान है उसके क्या महत्वपूर्ण टेनेट्स है, क्या उसके सिद्धांत है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यद्यपि भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम इसका समूचा ज्ञान प्राप्त करें कि भारत का संविधान क्या कहता है, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, इस पर मूल प्रकाश डालता है। इसी सार संक्षेप को हम आज प्रस्तुत करेंगे। जिन बिंदुओं पर मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे वे बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान का परिचय प्राप्त करेंगे। संक्षेप में हम बात करेंगे इसके क्या फीचर्स है, क्या विशेषताएं हैं और साथ ही इसके अलग-अलग पहलुओं पर जो इसकी आलोचना होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पहलुओं पर कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना होती है, तो उन विषयों पर भी संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। इस प्रकार हम समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यवसाय अगर भारतवर्ष में ऑपरेट करना चाहता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होना कितना आवश्यक है और वह ज्ञान होने से वह व्यवसाय कितने सारे रिस्क से, कितने सारे जोखिमों से स्वयं को बचा सकता है। मूल रूप से वे कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय है और भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए आ रही है, तो उनके लिए तो ये और भी आवश्यक हो जाता है कि वे यहाँ के मूलभूत सिद्धांतों को, यहाँ के संविधान को और उस संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को अवश्य समझें। तो सबसे पहले हम समझें कि किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये समझना हो तो हम इससे समझ सकते हैं कि किसी भी संप्रदाय विशेष के लिए उसका जो मूल ग्रंथ होता है, उसको समझने के लिए, उस संप्रदाय को समझने के लिए, ठीक उसी प्रकार किसी राष्ट्र को समझने के लिए अगर किसी मूल ग्रंथ को रेफर किया जाए तो वह मूल ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान ही होता है। वो मूल रूप से किसी देश का, उस देश का सुप्रीम लॉ कहा जा सकता है। सर्वोच्च कानून यदि कहा जाए तो वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, और कॉन्स्टिट्यूशन इसका सेक्रेड टेक्स्ट है। इसका पवित्रतम इसकी जो किताब है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखते हैं और सरकार के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल, सरकार ही नहीं बल्कि समस्त नागरिकों के लिए, उस देश के समस्त नागरिकों के लिए एक सेक्रेड टेक्स्ट के रूप में इसको रखा जाता है और इसको फाउंडेशन फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय प्रजातंत्र, संसद आधारित प्रजातंत्र के लिए एक मूलभूत आधार के रूप में इसको देखा जाता है। साथ ही साथ जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारत का जो संविधान है, भारत सबसे पहले हम सब इसको स्वीकार करते हैं, समूचा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत विश्व का एक सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र है और प्रजातांत्रिक राष्ट्र होने के नाते इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए। वही गाइडिंग प्रिंसिपल्स जिस टेक्स्ट में समाहित है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि एक गाइडिंग लाइट का हमारे लिए काम करता है। और इसकी विशेषता यह है कि यह डायनामिक है, गतिशील है, परिवर्तनशील है और इसने हमेशा अपने आप को परिवर्तित होते हुए समय के अनुसार अनुकूल बनाया है। तो ये इसकी विशेषता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक बार एक किताब में लिख दिया गया तो वही हमारे लिए हमेशा पत्थर की लकीर की तरह से रहेगा। बदलते समय के अनुसार, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको हम स्वीकार करेंगे और उसको हम अपने संविधान का अंग बनाते रहें। ये इसकी विशेषता है, ये इसका डायनामिज्म है। इस संक्षिप्त परिचय के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसके और आगामी परिचय को प्राप्त करते हैं। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं
कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है और हम एक फेडरल रिपब्लिक के पार्ट है, गणतांत्रिक देश है, संघ आधारित गणतांत्रिक देश है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कुछ दूसरे देशों के संविधान से बहुत कुछ अच्छे मूल्यों को स्वीकार किया। उदाहरण के लिए जो हम कहते हैं कि भारतीय संविधान का जो नाम है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्घृत है। ठीक इसी तरह से इसकी पोजीशन और फंक्शंस जो है वो ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। इसी तरह से अन्य जो श्रेष्ठतम मूल्य है वह अन्य संविधानों से भी लिए गए हैं। और केंद्र में जो आप देख पा रहे हैं काले रंग का के कवर में जो कैलीग्राफिक डिजाइन है, ये मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान की जो मूल कृति है उसका ये आवरण पृष्ठ है, जो कि कैलीग्राफिक कॉपी में बनाया गया और अंग्रेजी में इसको बनाया गया, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इससे संबंधित हम कुछ डेफिनीशन, स्ट्रक्चर और इसके की फीचर्स पर बात करेंगे। जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो है वो फाउंडेशन लॉ है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, हमारे देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, हमारे देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है हम रिपब्लिक है विथ फेडरल स्ट्रक्चर। हम एक संघीय ढांचे को मानते हैं जहां पर केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियां विभाजित है और जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस प्रकार उसको परिभाषित करता है उसके अनुरूप वे कार्य करती है और देश को सुचारू रूप से चलाती है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के 3 महत्वपूर्ण पिलर्स की बात करें या इसके 3 महत्वपूर्ण ऑर्गन्स या अंगों की बात करें, तो 3 महत्वपूर्ण अंग है जिसमें हम सबसे पहले रखते हैं लेजिस्लेचर को, विधायिका को, फिर हम कार्यकारी शक्तियों को रखते हैं और उसके बाद फिर हम न्यायपालिका को रखते हैं। तो इस प्रकार जो 3 महत्वपूर्ण शक्तियां हमारे भारतीय संविधान की है वह है लेजिस्लेचर और दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा न्यायपालिका। तो ये 3 मिल करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल सिद्धांत है उनके अनुपालन को सुनिश्चित करती है। कुछ और संक्षेप में इसके फीचर्स को जाने तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 251 पृष्ठों में लिखा गया है और कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे विस्तृत और सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी के साथ अगर इसके कंटेंट की बात करें, इसकी क्या सूची है, क्या इसमें उद्धृत हैं, तो इसकी अगर बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो 395 है संख्या में और इसके भागों की अगर बात करें तो ये टोटल 22 भागों में विभक्त है। इसके 22 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ संक्षिप्त जो फैक्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं। अब अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें कि इसमें कब अमेंडमेंट्स हुए और कितने हुए, तो मूल रूप से अभी तक जब से वर्ष 1950 से संविधान को हमने अंगीकार किया तब से लेकर आज तक इसमें टोटल 103 अमेंडमेंट्स हुए और इसी कारण से हम इसे एक डायनामिक डॉक्यूमेंट भी कहते हैं कि देश काल और परिस्थिति जन्य जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए समय समय पर इसमें सुधार भी किए जाते रहे, इसमें अन्य बातों को भी जोड़ा जाता रहा है। कुछ और इसके पहलुओं की बात करें जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के है जो कि हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं, तो हम पाते हैं कि इसके जो श्री नंदलाल बोस जी है जो कि मॉडर्न इंडियन आर्ट के आधुनिक भारतीय कला के विद्वान रहे हैं। तो इन्होंने भारतीय संविधान के जो किताब है उसके बॉर्डर को डिज़ाइन करने का काम किया और साथ ही कई आर्ट पीसेस को भी इसमें सम्मिलित किया और जो भी आर्ट पीसेस इसमें देखने को मिलते हैं उसके पीछे जो व्यक्ति है वे श्री नंदलाल बोस जी हैं। ठीक इसी तरह से श्री प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा जी है जिन्होंने जो कहे जाते हैं कैलीग्राफिक आर्ट के विद्वान रहे हैं और उन्होंने अकेले पूरे संविधान को अपने हाथ से लिखा
और ये कार्य इन्होंने लगभग 6 महीने में पूरा किया और 6 महीने में पूरा करने करने पर भी इतना समय देने के बावजूद भी ऐसा बताते हैं कि उन्होंने इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया, उन्होंने कोई भी शुल्क नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वे उसे अपना एक दायित्व के रूप में उन्होंने उसको समझा। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक इसी तरह से अगर बात करें तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है संविधान की वो पार्चमेंट शीट पर लिखी गई है, 16 बाय 22 इंचेस के पार्चमेंट शीट पर लिखी गई है और इसका वजन कुल जो संविधान के जो पार्चमेंट शीट है इनका वजन 3 किलो 75 ग्राम है और इसका जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 1000 वर्ष का है। 1000 वर्ष तक वे खराब नहीं हो सकती। एक्सपर्ट ट्रांसलेशन कमेटी की बात करें जिन्होंने अंग्रेजी में लिखे गए संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसमें जिनकी अध्यक्षता में ये कार्य हुआ वे श्री GS गुप्ता जी, जिन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन भारतीय संविधान का जिनकी अध्यक्षता में इसका ट्रांसलेशन हुआ। ठीक इसी तरह से अगर हम किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें फाउंडिंग फादर्स कौन कौन रहे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग थे, तो ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये जिसमें कि पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हाउस को एड्रेस कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहली बार 13 दिसंबर 1946 को बैठे थे। इसमें अगर हम फाउंडिंग फादर्स की बात करें हमारे संविधान के तो इसके जो की फिगर्स है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में जैसा कि हम सभी को विदित है हमारे प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक इसी तरह से ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी चुने गए भारत के और सबसे दो टर्म तक इनके साथ विशेषता है कि इन्होंने 2 टर्म तक ये राष्ट्रपति भारत के होने का इनको गौरव प्राप्त है, श्री राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो देश के पहले गृह मंत्री होने का गौरव आपको प्राप्त है। इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और इन्होंने मूल रूप से इनका सबसे बड़ा योगदान देश के निर्माण में ये है कि आज जो भारत संघीय रूप में हमारे सामने देखने को मिलता है तो उसके पीछे अगर किसी का पसीना बहा है, किसी ने मेहनत की है, परिश्रम की है और सबको एकजुट किया है, तो उसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने कि 500 से अधिक जो रियासतें थी उनके एकीकरण का कार्य किया और भारतीय संघ में उन सबको विलय करने के लिए तत्पर किया। तो इस तरह से उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत आज जो एकजुट दिखता है, अनेकता में एकता की जो सुंदर चित्र हम देखते हैं, उसके पीछे जो व्यक्ति है लौह पुरुष के रूप में जिनको जाना जाता है वे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक इसी तरह से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व के रूप में जिनको हम जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारत के पहले कानून मंत्री और पहले कानून मंत्री होने के साथ साथ आपको गौरव प्राप्त है कहे जाने का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कानून मंत्री होने के नाते विशेष एफर्ट की है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए और इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और साथ ही साथ ये जो चेयरमैन थे असेंबली के और सबसे क्रूशियल कमेटी जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कमेटी कही जाती है, आप उसके अध्यक्ष भी रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था, स्वतंत्र भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट था उसके लिए आप प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी थे। तो इनकी अमिट योगदान डॉक्टर BR अम्बेडकर का था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारे जिस शेप में हम देखते हैं उसमें, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब अगर हम एसेंशियल फीचर्स की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों की बात करें अपने भारतीय संविधान की, तो का प्रारंभ होता है प्रस्तावना या प्रीएम्बल से। ठीक इसी तरह से अगला जो सेक्शन है वो फंडामेंटल मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों की बात करता है और प्रिंसिपल्स जो स्टेट पॉलिसी के है उसकी बात करता है।
तीसरा खंड जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर और संस्थाओं की बात करता है, जिसमें जैसा कि हमने कहा 3 महत्वपूर्ण अंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। साथ ही साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, संवैधानिक संस्थाएँ हैं। उनके स्वरूप को भी समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। सो महालेखा नियंत्रक एवं निरीक्षक। तो इस तरह से ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनकी संक्षिप्त समझ व्यवसाय प्रशासन के छात्रों के लिए नितांत आवश्यक है। जो चौथा अंग है वो है स्टेट्स का। तो यही केंद्र में इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक इसी तरह से स्टेट में भी वही स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्टेट का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, वहाँ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस तरह से राज्यों में कार्य करेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक संघीय रिपब्लिक है, एक संघीय गणतंत्र है, तो इस नाते स्टेट और सेंटर के रिलेशन का बहुत अच्छा होना आवश्यक है। ठीक इसी तरह से सेंटर और स्टेट के रिलेशन किस तरह से निर्धारित होंगे, किस तरह से वे आपस में जुड़े रहेंगे और क्या उनकी कर्तव्य और क्या उनके अधिकार आदि होंगे, उसकी चर्चा भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विस्तृत करता है। जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रीएम्बल की बात करते हैं, तो प्रस्तावना एक ब्रीफ संक्षिप्त इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि गाइडलाइन सेट करता है देश के सिटीजन्स के लिए, और ये उन सिद्धांतों की विवेचना करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन पर आधारित है। ठीक इसी तरह से जैसा कि हमने कहा कि ये प्रस्तावना है जो समूचे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, और इसमें हमारे जो मूलभूत मौलिक वैल्यूज़ है, मूल्य है, उसकी बात करते हैं। साथ ही साथ इसका दर्शन क्या है, इसके इथोस क्या है, उसकी बात करता है। ठीक इसी तरह से इसमें फंडामेंटल राइट्स की झलक देखने को मिलती है हमको, चाहे वो लिबर्टी ऑफ थॉट हो, एक्सप्रेशन हो, बिलीफ हो, फेथ, वर्शिप की बात हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अधिकार और कर्तव्य, जहाँ कर्तव्य है वहाँ कुछ अधिकार भी आवश्यक है, और जहाँ अधिकार है वहाँ पर कर्तव्य आवश्यक है। इसका भान हमें यह प्रीएम्बल का सेक्शन कराता है। ठीक इसी तरह से जो समूचा कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को सुदृढ़ बनाता है, और जो हमारी संवैधानिक मूल्य है उसको उद्धृत करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से प्रीएम्बल जो है वो संक्षिप्त रूप से समूचे कॉन्स्टिट्यूशन की एक झलक प्रस्तुत करता है, हम ये कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो मोरल एंड ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ हैं, जो मूल रूप से नैतिक और जो पालन करने योग्य किसी भी देश के या भारतवर्ष के जो सिटीजन्स है, यहाँ के जो नागरिक है, उनके लिए क्या मोरल और ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ है उस पर प्रकाश डालता है। और ये कुछ मूल्य है जिन पर प्रकाश डालता है, जिसमें सम्मान की बात आती है, गौरव की बात आती है, सहिष्णुता की बात आती है, शांति और वृद्धि या विकास की बात आती है। तो ये हमारे कुछ मूल्य है जिन पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आधारित है, और इसको जो कवर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पार्ट 6A में कवर किया गया है। ठीक इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर आवश्यकता पर प्रकाश डालें, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अधिकार और कर्तव्य है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों साथ-साथ चलते हैं, या यूँ कहें कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसका भान हमें हमारा संविधान कराता है। ठीक इसी तरह से हमें जो राइट्स है, जहाँ जब भी राइट्स की बात होगी वहाँ ड्यूटीज़ की भी बात होगी, क्योंकि राइट्स अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में किसी को दे दिए जाए तो वह उच्छृंखल हो सकता है। तो उसकी उच्छृंखलता पर नियंत्रण रखने के लिए ड्यूटीज़ भी उसको साथ ही साथ दी जाती है, और कभी भी राइट्स के बिना ड्यूटीज़ और ड्यूटीज़ के बिना राइट्स की कल्पना करना लगभग एक स्वच्छंदता की स्थिति को जन्म देता है। इसका आभास हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कराता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहली हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हम
जो हमारा संविधान है उसका सम्मान करेंगे, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। ठीक इसी तरह से जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल रही है, जो राजनैतिक या परतंत्रता की बेड़ियों से हम जो बाहर आए, उसमें जिनका योगदान है, तो उसके जो हायर आइडियल्स हैं उसका सम्मान करना और उसी सम्मान के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। ठीक इसी तरह से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सभी को कटिबद्ध होना चाहिए। ठीक इसी तरह से देश की डिफेंड दी कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, राष्ट्र सेवा के लिए हम सबको तत्पर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से शांति और भ्रातृत्व का भाव, ब्रदरहुड और हार्मनी की फीलिंग को फॉस्टर करना हमारा कर्तव्य है। ठीक इसी तरह से जो हमारे हेरिटेज है और जो हमारी समृद्ध संस्कृति है, उसकी रक्षा करना अभी हमारा कर्तव्य है। ठीक इसी तरह से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसकी हमने संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं, उसको संरक्षित करना और उसकी बेहतरी के लिए सतत प्रयास करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। ठीक इसी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और साथ ही साथ मानवीय दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना। साथ ही साथ अगले कर्तव्य की अगर बात करें तो पब्लिक प्रॉपर्टी या जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही साथ जो हिंसा है उससे बचना भी हमारा कर्तव्य है। ठीक इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन की अगर बात करें तो शिक्षा के लिए अधिक से अधिक अवसरों को उत्पन्न करना, क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में हम देखते हैं। ठीक इसी तरह से स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस की सतत बेहतरी के लिए प्रयास करना और सर्वोत्कृष्ट बनने के लिए आगे बढ़ना, ये हमारे कुछ कर्तव्य हैं। अब राइट्स की बात करते हैं। कर्तव्यों को जानने के बाद हमारे क्या-क्या अधिकार हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है या जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, तो वे हमारे ट्रेडिशनल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के रूप में इनको देखा जाता है और ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, कहीं न कहीं वहाँ से उद्धृत प्रतीत होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में जो संविधान का तीसरा अंग है, उसमें ये देखने को मिलते हैं। तो तीसरे भाग में हम इसको डिटेल में देख सकते हैं। संक्षेप में अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये 6 मूल अधिकार हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, अर्थात समानता का अधिकार। ऊंच-नीच, जाति-पाति, भाषा, लिंग, जाति, प्रांत, संप्रदाय और नागरिकता के आधार पर जो भेदभाव है, उसको हमारा संविधान बर्दाश्त नहीं करता है और हमें राइट देता है कि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार है। और हमें आर्थिक, सामाजिक और अन्य तरह के भेद हो सकते हैं, लेकिन वे भेद कभी भी हमारी इक्वालिटी के राइट को प्रभावित नहीं करेंगे। ये हमें अधिकार देता है हमारा संविधान। ठीक इसी तरह से राइट टू फ्रीडम की बात करता है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। हर नागरिक देश का स्वतंत्र नागरिक है, तो यह हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। ठीक इसी तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात आती है कि हमें अपने संप्रदाय को चुनने का अधिकार है। इसमें कोई भी बाध्यता हमें नहीं दे सकता। ठीक इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की अगर हमारे साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो उसमें हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हमारा शोषण हो रहा है तो उससे बचने का भी अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये कुछ ऑब्लिगेशंस जो हमारे हैं जिससे कि सुशासन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके और समाज के कल्याण में आगे बढ़ा जा सके, उसमें एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है। तो ये किसी भी देश में बच्चों को बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए उन्हें फ्रीडम और डिग्निटी पूर्ण जो जीवन है वो देने की बात करता है।
ठीक इसी तरह से ऑपरेशंस और लीगल सिस्टम को प्रमोट करने की बात करता है, जस्टिस आधारित, न्याय आधारित लीगल सिस्टम की बात करता है, जहाँ पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समान अवसर मिले। और इसी तरह से यदि कोई अपने आप में इनजस्टिस फील करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वह न्याय के लिए लड़ नहीं पा रहा है, तो ये दायित्व है, हमारे संविधान हमें ये राइट देता है कि उस व्यक्ति के लिए जो एडवोकेसी की व्यवस्था है वह भी हमारा संविधान इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक इसी तरह से सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये राइट भी हमें देता है। और इसी राइट के तहत, इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत जो हमारे एम्प्लॉय यूनियन है वे सतत निर्भीक होकर अपने कार्य को करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे जो पर्यावरण है उसको बेहतर बनाने के लिए भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों मिल करके किस प्रकार हमें गाइड करते हैं, और इसका ज्ञान किस प्रकार किसी देश को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और व्यवसाय प्रशासन के जो छात्र है इसका ज्ञान प्राप्त करके उस देश में किस प्रकार अपने बिजनेस को रन करना है, इसको समझ सकते हैं। तो इसका ज्ञान नितांत आवश्यक है। इसी के साथ हम अपनी बात को यही विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।